हेलो एंड वेलकम। आज की इस ऑडियो आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है इंडिया एंड द न्यू ग्लोबल ऑर्डर, विशेष G20 और ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ये टॉपिक GS2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडिया, जैसा कि हमें पता है, इंडिया इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है और उसमें विशेष करके कोविड के बाद और रसिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद जो ग्लोबल साउथ की समस्या है वो ज़्यादा बढ़ के सामने आई है। ऑलरेडी वो क्लाइमेट चेंज से परेशान थे ग्लोबल साउथ, और यूक्रेन रशिया वार ने फूड सिक्योरिटी, फर्टिलाइज़र और फ्यूल की चुनौतियों को बढ़ाया है। इसी के साथ हेल्थ क्राइसिस में कोविड ने उनकी सिचुएशन को ज़्यादा ख़राब कर दिया था। हमने देखा कैसे वर्ल्ड के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उन्होंने वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा होर्डिंग कर ली थी। उसकी वजह से ग्लोबल साउथ में कोविड का जो प्रकोप है काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहा। तो ऐसी स्थिति में इंडिया ने उस सिचुएशन को संभाला भी था। हमने अपने वैक्सीन मैत्री अभियान के थ्रू काफ़ी देशों को वैक्सीन भी दी थी। उसके अलावा जो फूड क्राइसिस था रशिया यूक्रेन की वजह से, उसमें भी हमने काफ़ी देशों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या फिर एक्सपोर्ट के थ्रू गेहूं पहुंचाया था। चूँकि अब इंडिया को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है, तो हमने इसमें यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, इस थीम के साथ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। ये बेसिकली वैश्विक प्रयास के संवाद में भारत का अपना स्टेचर बढ़ाने का प्रयास है। उसके साथ साथ उन देशों की उनकी घरेलू कंडीशन के अकॉर्डिंग हेल्प करने का प्रयास है। वैसे तो कोल्ड वॉर का एरा था, उसी टाइम से इंडिया हमेशा ग्लोबल साउथ का लीडर है। लेकिन अब बदलते हुए परिप्रेक्ष्य से, बदलती और नई भूमिका के साथ हम वापस से ग्लोबल साउथ की ओर अपना रुख अपना रहे हैं, क्योंकि इंडिया अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। उसमें ग्लोबल साउथ के देशों का एक बड़ा रोल रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल साउथ है क्या। ग्लोबल साउथ का उपयोग मोटे तौर पर उन देशों के लिए किया जाता है जो औद्योगिकरण के दौर से बाहर रह गए थे। उनमें से काफ़ी देश तो वो भी है जो पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के विचारधारा में मतभेद रखते थे। यानी उन दोनों के टकराव में जो देश आ गए थे वो ग्लोबल साउथ के देश थे। ग्लोबल साउथ ज्योग्राफिकल साउथ से अलग एक अवधारणा है। ज्योग्राफिकल साउथ का मतलब है जो ग्लोब के साउथ में स्थित है, साउथ हेमिस्फीयर में स्थित है। लेकिन जो ग्लोबल साउथ है उसमें लगभग 70+ देश है, और वो देश है जिनकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, औद्योगिकरण का विकास काफ़ी कम हुआ है वहाँ पे, और जो डेवलप्ड नेशंस है उनसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी काफ़ी कम है। उसमें नॉर्मली अफ्रीका के देश, दक्षिण अमेरिका के देश और कुछ एशियाई देश भी शामिल है। जो ग्लोबल नॉर्थ है वो एक, उनकी पर कैपिटा इनकम और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बाकियों से ज़्यादा अच्छा है। उसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, कुछ एशियाई देश और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ग्लोबल साउथ की आबादी भी ज़्यादा है और प्राकृतिक संसाधन काफ़ी प्रचुर मात्रा में, लेकिन लंबे टाइम तक पराधीन रहने की वजह से इन देशों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा हुआ नहीं है, और फिर एक कोल्ड वॉर के एरा में दो महाशक्तियों के बीच में फंस गए थे। इसकी वजह से इन देशों का जो कंडीशन है या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बाकी देशों से काफ़ी कम है। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दे कौन कौन से। पहला, आर्थिक असमानता, क्योंकि इन देशों में पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है, विशेष करके अफ्रीका के देश इसमें शामिल है, इसलिए आर्थिक, और दूसरी सबसे बड़ी वजह न केवल पॉवर्टी है लेकिन इनकम जो गैप है, इनइक्वलिटी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है इन देशों में। अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया को भी एक एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं। इंडिया की 1% रिसोर्सेज पे इंडिया की 1% पॉपुलेशन का देश के 57% से भी ज़्यादा रिसोर्सेज पे दबदबा है। जो ग्लोबल नॉर्थ के देश है वहाँ पे ये जो गैप है, इनकम गैप है, वो काफ़ी कम है। दूसरा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि जिन देशों का लिविंग स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती है वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। ग्लोबल साउथ के ये देश जो अनेक टाइप की विपदाओं का सामना करते हैं,
क्लाइमेट चेंज, हेल्थ क्राइसिस, फूड, फर्टिलाइज़र, इन सब की वजह से वहाँ पे काफ़ी उग्रवादी ग्रुपों का उद्भव होता है। उसकी वजह से वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी काफ़ी कम रहती है। हमने देखा था कैसे म्यांमार, माली और अफ्रीका के और भी काफ़ी देश है जहाँ पे तख्तापलट की घटनाएं हुई थी, क्योंकि उन देशों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न होने की वजह से विदेशी निवेश है वो भी इतना आ नहीं पाता, इन्वायरमेंट वो बिजनेस के फ्रेंडली नहीं होता, उसकी वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी काफ़ी कम रहता है। तीसरी समस्या है वो है आधारभूत इंफ्रा की कमी। सड़क, बंदरगाह, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव वहाँ पे रहता है। बेसिकली ये सारी जो समस्या है वो एक लूप में चलती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा नहीं होगा, स्किलिंग, एजुकेशन, हेल्थ पे फोकस नहीं किया जाएगा तो इनइक्वलिटी गैप भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन उससे प्रभावित देश वो है ज़्यादा जिनका इनकम लेवल या लिविंग स्टैंडर्ड कम है, जबकि क्लाइमेट चेंज में उनका रोल काफ़ी कम है, पर वो प्रत्यक्ष रूप से उससे प्रभावित होने वाले देश हैं। जो देश ग्लोबल नॉर्थ के हैं उनका क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने में काफ़ी बड़ा रोल रहा है, लेकिन उनके पास बेसिक इंफ्रा होने की वजह से उन देशों ने अपनी सिचुएशन को मैनेज कर लिया, और जो ग्लोबल साउथ के देश है पूरी मतलब उनको उस नुकसान को वहन करना पड़ता है। तो आगे देखते हैं ग्लोबल साउथ के विकास के मार्ग में चुनौतियां कौन कौन सी हैं। पहला, ये जो ग्लोबल साउथ एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, इन देशों की आपसी असमानता काफ़ी ज़्यादा है, उनमें किसी मतलब बहुत कम मुद्दों को लेकर सहमति होती है, तो एक एकीकृत रुख की कमी सबसे बड़ी वजह है। जैसे शीत युद्ध के बाद में जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM था, उसमें इंडिया ने एक काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन बाद के टाइम में गुटनिरपेक्ष आंदोलन काफ़ी कमज़ोर हो गया और विश्व के अलग अलग देश जो वैश्विक महाशक्तियाँ थी उनके चंगुल में फंसते गए। तो इन देशों को वापस एकजुट करना काफ़ी बड़ी चुनौती है। दूसरा, इनमें आपसी असमानता इसलिए भी है कि इनका पॉलिटिकल सिस्टम सभी देशों का एक जैसा नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड सभी देशों का सभी का एक जैसा नहीं है, और जो इनके बाकी देशों के साथ रिलेशनशिप है वो भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या फिर जो ग्लोबल नॉर्थ के देश है उनसे प्रभावित है। तो इनमें इनको किसी एक मुद्दे पे एक साथ संगठित करना अपने आप में चुनौती है। दूसरा, चीन की दखलंदाजी है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से ग्लोबल साउथ में अपनी तेज़ी से पैठ बनाई है। हालांकि चीन का जो मेन पर्पज़ है वो है वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे अपना अधिकार करना। जैसे चीन ने अफ्रीका के काफ़ी देशों में कोबाल्ट की माइनिंग पे अपना ऑलमोस्ट एकाधिकार कर रखा है, क्योंकि चीन को पता है कि नई टेक्नोलॉजीज़ में उनका ज़्यादा यूज़ होता है। जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ है वहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो चीन ने उसकी वजह से वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। चीन की दखलंदाजी होने से जो बाकी देश है जैसे इंडिया है, US है, उनको इन देशों से जुड़ने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और हमेशा से जो ग्लोबल साउथ के देश है उनका वैश्विक संस्थाओं में काफ़ी कम प्रभाव रहा है। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो वहाँ पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, दक्षिण अमेरिका का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जो P5 देश है वो ग्लोबल नॉर्थ के देश है, यानी ग्लोबल नॉर्थ के देश अपने अकॉर्डिंग ग्लोबल साउथ में पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते हैं जबकि उन स्वयं को कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है। तो एक ये, इसके अलावा संसाधनों का उपयोग करने की उनकी क्षमता भी काफ़ी कम है। मैक्सिमम जो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है उनको यूज़ करने के लिए उनके पास न तो फाइनेंस है, ना टेक्नोलॉजी है, ना बेसिक इंफ्रा है, और ना ही स्किल्ड वर्कफोर्स है। उसकी वजह से ये सब होने की वजह से ग्लोबल नॉर्थ पे उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ है या डेवलप्ड नेशंस है वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे है। बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है कि कोविड के टाइम में अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों ने ग्लोबल साउथ को अपनी टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, एक पेटेंट पूल बनाने से मना कर दिया था। कोविड का इफेक्ट
आगे देखते हैं आगे क्या इसका सुझाव हो सकता है। पहला तो है राष्ट्रवाद और अंतराष्ट्रवाद को संतुलित करना, कि इन देशों में जो राष्ट्रवाद की धारणा है उसको बनाए रखें, लेकिन उसके साथ साथ उनको एक ऐसे ग्रुप में सहमति बनानी चाहिए जहाँ पे अपने वैश्विक हितों को या अपने राष्ट्रीय हितों को एक साथ रख सके। वो अन्य विकासशील देशों के विश्वास को पुनः प्राप्त करना, जैसे इंडिया ने अभी वैश्विक दक्षिण की आवाज़ बनने का सुअवसर देखता है इन देशों में। तो उसकी वजह यह है कि इंडिया उन देशों की घरेलू कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे रिफॉर्म करने की गुंजाइश रखता है, ताकि उन देशों का विश्वास हमेशा बना रहे और इंडिया एक लीडरशिप की भूमिका में आ सके। G20 की भूमिका हो सकती है। G20 जो इंडिया को एक अवसर मिला है, वहाँ पे भारत स्वयं की, इन देशों की, उसके अलावा वैश्विक चुनौतियों पे इन सभी देशों को एकजुट करने का एक मंच प्रदान कर सकता है, जहाँ पे सहयोग और सहभागिता के माध्यम से G20 का यूज़ आगे यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म में भी किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये 200 से 250 वर्ड का अपना कंटेंट तैयार हो चुका है। इससे अपन किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और G20 की भूमिका को ग्लोबल साउथ में कैसे यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में देखें। थैंक यू।